Welcome to Anthro International. Today it's our lecture number 9, Relation of Anthropology with Other Sciences. This is syllabus for NET JRF and UPSC. In this we have done history and development, एम, स्कोप. जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें से ये वाला पोर्शन हमने सारा किया हुआ है, एक्सेप्ट वहाँ पे रहता है रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस जो हम आज के लेक्चर में करेंगे. अदरवाइज़ ये सारा सिलेबस प्रीवियस जो 8 लेक्चर हैं उनमें मैंने ये सारा कवर किया है. ये वाला सिलेबस जो है ये यूपीएससी का है. यूपीएससी के पेपर में भी जो पहला पोर्शन है मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है. ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप एंड देयर रेलिवेंस, ये सारा भी हमने किया अलग अलग लेक्चर्स में. और अब इसमें से भी बचता है रिलेशनशिप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन. तो ये टॉपिक कॉमन है दोनों के लिए जो मैं आज करवा रही हूँ, रिलेशनशिप्स विद अदर डिसिप्लिन्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Anthropology is a vast field of study and can be seen in association with numerous other fields. जो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है स्टडी का, जिसमें हम एक इंसान को पढ़ते हैं, चाहे उसका सोशल है, चाहे कल्चरल एस्पेक्ट है, चाहे उसका फिज़िकल एस्पेक्ट है. तो इसके बाद हमने एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड किया है 2 मेन ब्रांच में. वन इज़ सोशो कल्चरल एंड अनदर इज़ फिज़िकल और बायोलॉजिकल. सोशल को हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं या सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी को हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं. एंथ्रोपोलॉजी इज़ अनआर्ग्यूएबली नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड. अगर हम बात करेंगे जो एंथ्रोपोलॉजी में, इसमें इन 2 फील्ड्स के अलावा बहुत और सारे सब फील्ड्स हैं. बहुत सारे फील्ड्स को मिला के इसमें बहुत सारे फील्ड्स जुड़ रहे हैं जो कि जिनका कंसर्न है ह्यूमन के साथ जो भी रिलेट फील्ड है वो इसका सब फील्ड बनता है, किसका, एंथ्रोपोलॉजी का. तो एंथ्रोपोलॉजी आज हम पढ़ेंगे. अब एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन जो है लाइफ साइंस के साथ क्या है. तो अगर हम देखें, पहले हम देखेंगे लाइफ साइंस क्या होता है. ठीक है, लाइफ साइंस किसको कहते हैं. लाइफ मीन्स, अगर हम वर्ड की मीनिंग भी पढ़ेंगे, लाइफ मीन्स ज़िंदगी, जिसमें हम, ये वो स्टडी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं. ठीक है, लाइफ साइंस में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही पढ़ते हैं, चाहे वो फिर प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई माइक्रोब्स हो या फंगस हो, जो कुछ भी जिनकी लाइफ हो, जो लिविंग हो, उनकी स्टडी हम लाइफ साइंस के अंदर करते हैं. ठीक है, तो होमोसेपियन की स्टडी हम एंथ्रोपोलॉजी को बोलते हैं. जबकि हमें पता है होमो मीन्स इंसान, वो भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो लाइफ साइंस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी भी आता है. ठीक है, तो ये इनका लिंक है. एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम इंसान को पढ़ते हैं तो हम लाइफ साइंस में भी इंसान को पढ़ते ही हैं. देयर आर सो मेनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस. जैसे बायोलॉजी है ब्रांच, इसका मेडिसिन है, मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी है, या इकोलॉजी, ये सारे लिविंग पार्ट्स है. जैसे इकोलॉजी में आप प्लांट्स को पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमंस को, मेडिसिन में आप फंगस को पढ़ोगे, बैक्टीरिया को पढ़ोगे, तो सारे वो आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. तो इनकी स्टडी को हम लाइफ साइंस बोलते हैं. Girls, life science is concerned with all the sciences that are engaged in the scientific, जो साइंटिफिक स्टडी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी सप्लाइज लाइफ साइंस. अब लाइफ साइंस भी इंसान को पढ़ता है, एंथ्रोपोलॉजी में भी हम इंसान को पढ़ते हैं. तो डिफरेंस क्या है. लाइफ साइंस अगर इंसान को, कंटेम्प्रेरी इंसान को पढ़ते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ये होता है, सपोर्ट करता है. वो उसको बताता है कि जिस इंसान को तुम आज पढ़ते हो, लाइफ साइंस में जिस इंसान को हम पढ़ते हैं, इसका बुनियाद कहाँ से आ गई, कहाँ से इवॉल्व हो गया, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में. ठीक है, या ग्रोथ कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे है, ये सारे चीज़ जो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं लाइफ साइंस में भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, लाइफ साइंस में जब हम कंटेम्प्रेरी या ह्यूमंस को पढ़ते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है कि इंसान की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, पास्ट में क्या यही क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्या इंसान का स्टेचर ऐसा ही था. तो लाइफ साइंस में तो ये दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिंक होते हैं. तो ये इनका रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी का लाइफ साइंस के साथ. मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड.
मेडिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में क्या रिलेशन है? मेडिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम? ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इनकी क्लोज रिलेशनशिप है मेडिकल साइंस और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो इनकी क्लोज रिलेशनशिप है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? मेडिकल साइंस में पहले हम जानेंगे क्या करते हैं। हम मेडिकल साइंस में डिफरेंट डिजीज़ को पढ़ते हैं। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे भी हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि डिजीज़ कैसे पास ऑन होती है, कैसे हेरिडिटी बन जाती है, कौन सा ट्रेट हेरिडिटी है, कौन सा नॉन हेरिडिटी। लाइक वी विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, ठीक है, उसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ों को हम मेडिकल साइंस में भी पढ़ते हैं। यहाँ ये इनका लिंक बन जाता है टू स्टडी डिफरेंट डिजीजेस। दिस वी आर डूइंग इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस एज वेल। ग्रोथ पैटर्न्स, ग्रोथ की स्टडी हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो या एबनॉर्मलिटीज़ लाइक सिंड्रोम्स कौन से हैं, लाइक आपको डाउन सिंड्रोम होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है, ये सारे सिंड्रोम्स भी हम किसमें? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, क्योंकि ये आगे जाके हेरिडिटी बनती है, फैमिली को इन्वॉल्व करता है, पास्ट में जनरेशन्स को इन्वॉल्व करता है। जहाँ पे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो तो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका एक लिंक बन जाता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ कंसर्न विद द इवॉल्वेशन ऑफ द एनाटॉमी ऑफ। हाँ, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में और एक चीज़ है, हम रेसिस के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ेंगे रेसिस का क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या मतलब कैसे डिफरेंट रेसिस है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमें डिफरेंट डिजीज़ के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। कौन सी डिजीज़ एंडेमिक है, एपिडेमिक है या पेंडेमिक है, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं किसमें? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। Medical science with such widespread field facilities, a framework in anatomical, biochemistry and physiological knowledge, this has led to the origin of हाँ, इस चीज़ को देख के जहाँ पे हम मेडिसिन को ही पढ़ते हैं फिजिकल या एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसका एक नया एक ब्रांच आ गया है जिसको हम बोलते हैं, नया सब डिसिप्लिन आ गया है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट डिजीज़ की डिफरेंट रेसिस में। तो वो एक अलग सा एक अब सब फील्ड बन गया एंथ्रोपोलॉजी का, medical anthropology. So this is the relationship of medical science and anthropology. In both the subjects we are dealing with the diseases. Okay, now earth science and anthropology. earth science के साथ anthropology का क्या relation है? पहले जानेंगे यहाँ पे अर्थ साइंस क्या है। अर्थ साइंस एम्ब्रेसेस द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द अर्थ। अर्थ साइंस में क्या है, क्या पढ़ते हैं हम कि स्ट्रक्चरल पैटर्न या नेचर क्या है एक ज़मीन का, उसमें हम पढ़ते हैं कि वेरियस लैंड फॉर्म्स कैसे, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यूज हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ वैलीज़ हैं या कहाँ आइस ये ग्लेशियर्स हैं। तो ये सारा कुछ हम, ये स्ट्रक्चर जो है ज़मीन का, ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? अर्थ साइंस में। या रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, डिफरेंट स्ट्रेटा पढ़ते हैं हम, ज़मीन के डिफरेंट स्ट्रेटाज को पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। ये हम कहाँ पे पढ़ते हैं? अर्थ साइंस में। अब अर्थ साइंस और एंथ्रोपोलॉजी का क्या लिंक है? जब हम एंथ्रोपोलॉजी में एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे पास्ट स्पीशीज़ को ज़मीन से ही निकालना पड़ता है, तो हम ज़मीन से ही निकालते हैं ना। आर्कियोलॉजी में हम ज़मीन से ही निकाले हैं डिफरेंट होमोसेपियंस, डिफरेंट कल्चर के बारे में, ब्रोंज, आयरन, स्टोन टूल्स, ये सारा ज़मीन से ही निकला है। हमें पता है कि अगर हमें अर्थ साइंस की नॉलेज नहीं होती या अर्थ साइंस और एंथ्रोपोलॉजी लिंक नहीं होता तो हम डिफरेंट स्ट्रेटा को एक्सकेवेट ठीक से नहीं करते। हमने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग कैसे एक फर्स्ट लेयर में एक कल्चर मिला, सेकंड स्ट्रेटा में दूसरा कल्चर मिला, थर्ड स्ट्रेटा में तीसरा कल्चर मिला। अगर हमें ये अर्थ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, अर्थ साइंस नहीं पढ़ा होता या तो हमें डिफरेंट कल्चर्स को हम मिक्स करते, हम ब्रोंज एज का आयरन एज के साथ मिलाते। जब हमने ये डिफरेंट स्ट्रेटास, डिफरेंट अर्थ के जो स्ट्रक्चर्स पढ़े, डिफरेंट स्ट्रेटास पढ़े, तो हमें पता चलता है कि कहाँ किस लेवल तक कौन सी मिट्टी है, कौन से कल्चर की है। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी और अर्थ साइंस आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। अर्थ साइंस वाले उनको इन्फॉर्मेशन दें, मतलब अर्थ साइंस का सब्जेक्ट उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी मिट्टी किस तरह की होगी और कहाँ तक आपको कौन सा कल्चर मिलेगा या कैसे आपको कितना एक्सकेवेट करना है, इसके बाद क्या निकल सकता है। ठीक है, द पर्सपेक्टिव ऑफ अर्थ साइंस इज़ टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट फीचर्स एंड पास्ट एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ साइंस में भी हम पढ़ते हैं प्रेजेंट फॉर्म्स जो है, लैंड फॉर्म्स जो है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर का है लैंड
लैंड का वो पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ ये इवॉल्व कैसे हो गए, ये अर्थ कैसे इवॉल्व होगी, क्या ये हमेशा से ऐसे थी, क्या एशिया और अफ्रीका की लैंड ऐसे ही थी, यूरोपियन की लैंड ऐसे ही थी, वाटर इतना ही था। तो ये हम अर्थ साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी यही चीज़ पढ़ता है कि कैसे इवॉल्व हो गए इंसान। तो इस मिट्टी से उनको मिलते इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे इंसान पास्ट में था और कैसे अब है, क्या वो इसी मिट्टी पे रहता था, क्या वो ग्लेशियर्स पे रहता था, क्या वो इक्वेटर पे रहता था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम पता चलता है हमें इस ज़मीन से ही। पास्ट, ओके, इट गिव्स अस ग्रेट डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अर्थ साइंस हमें डिटेल देता है कि पास्ट में कितने सारे इवेंट्स हुए हैं और कितना सारा, मतलब अगर इससे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि होमोसेपियन थ्रू वेरियस होमो स्पीशीज से इवॉल्व होके आया है, तो ये इवेंट्स जो हैं कब क्या हुआ, कब हेलोसीन आ गया, कब पैलियोसीन था, कब पोस्ट ग्लेशिएशन हुई, ये सारे इवेंट्स हमें कौन देता है, अर्थ की फॉर्मेशन से हमें पता चलता है, या किस लैंड में कौन सी कल्टीवेशन होती थी, कौन सा एग्रीकल्चर पाया जाता है, ये हमें यही अर्थ साइंस ही प्रोवाइड करता है। कैसे डिफरेंट पोलन्स, जो फोसिलाइज्ड पोलन्स है, उनके थ्रू हमें नॉलेज देते हैं कि किस एरिया में, किस ज़मीन में कौन सा कल्चर पाया जाता था, कौन सी वेजिटेशन होती थी। ये सारी नॉलेज एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को अर्थ से ही मिलती है। तो यहाँ पे लिंक होता है अर्थ साइंस विद एंथ्रोपोलॉजी। दिस अचीवमेंट इज़ पॉसिबल थ्रू द सिस्टमेटिक स्टडी। हाँ, ये अचीवमेंट कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है अर्थ से कि कल्चर कौन सा था, वेजिटेशन कौन सी थी, या कल्चर हमें स्टोन टूल्स जो हमें अर्थ से मिले, या कौन सा होमो स्पीशीज़ था, ये एक्सकेवेशन के थ्रू मिलता है। लेकिन वो एक्सकेवेशन हमें सिस्टमेटिक स्टडी और एनालिसिस जो अर्थ सर्फ क्रस्ट की है, तो हम ऐसे किसी भी जगह नहीं खोदते, एक्सकेवेट करते, तो डिफरेंट जो अर्थ फॉर्म्स हैं वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है हमें, और यहाँ से हम फोसिल्स अनअर्थ कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डील है, यहाँ पे लिंक है अर्थ साइंस विद एंथ्रोपोलॉजी। नॉट ओनली इट हैज़ एन इनवेबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बट एज वेल एज वेरियस, जो मैंने बोला वेरियस कल्चरल स्टेजेस जो मैन के, वो भी हमें इसी अर्थ से ही पता चला। वेरियस एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, वो भी हमें इसी अर्थ से ही पता चला। नहीं, अगर हमें अर्थ की डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट सिस्टमेटिक स्टडी नहीं पता होते, तो हमने कल्चर्स को मिक्स किया होता। यहाँ पे अर्थ साइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अर्थ साइंस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व्स विद द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। हाँ, क्या क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ फोसल्स एंड फोसल रिकॉर्ड्स। ठीक है, फोसल्स की स्टडी करना, या फिर उसको जिसको हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। द ग्रोइंग अप सेडिमेंट्री स्ट्रेटा एक्यूमुलेटेड टिपिकली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो मैंने बोला लास्ट में, स्ट्रेटोग्राफी कैसे पहले एक स्ट्रेटा बना है, फिर दूसरा स्ट्रेटा बना है, फिर तीसरा स्ट्रेटा बना है, एंड द आइसोटोप केमिस्ट्री एंड एज डेट ऑफ रॉक्स। डिफरेंट रॉक्स को, जिसको हम बोलते हैं जियोक्रोनोलॉजी, डिफरेंट रॉक्स की एज हम डिटेक्ट करते हैं। उनमें अगर फिर हमें कोई फोसल मिलता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कितने टाइम से इंसान रहता था और कौन सा कल्चर था उसका। These provide vital input to the anthropology. Similar to physical anthropology, the applied aspect of earth science deals with the practical application beneficial to society. They engage in the study of fossil fuels. ठीक है, तो इसमें क्या क्या, ये अब अर्थ साइंस के बारे में बोल रहा है कि हम ऑयल्स, फ्यूल्स, गैस, कोल, इनकी जो स्टडी है वो हम अर्थ साइंस में करते हैं। लाइक ब्रिज कैसे बनाने हैं, कहाँ पे बिल्डिंग्स कहाँ हम बना सकते हैं, कहाँ नहीं बना सकते, कौन सा ये लैंड इसको अर्थक्वेक से बचाएगा, ये सारा कुछ स्टडी हम स्काईस्क्रैपर्स कहाँ पे बन सकते हैं, कहाँ पे उनके गिरने के चांसेस है, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स या टनल्स के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं, अर्थ साइंस, जो कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट बनता है। मोस्ट ऑफ दीज वुड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, हेंस कम्स अंडर ग्लोबल एंथ्रोपोलॉजिकल फोकस। इन सब का, अर्थक्वेक्स का, वॉल्केनिक एरप्शंस का, बिल्डिंग्स का, डैम्स का, रोड्स का, सारा जो है लिंक एंथ्रोपोलॉजी के साथ है। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी और अर्थ साइंस जुड़ जाते हैं। नाउ सोशल साइंस। सोशल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी का क्या लिंक है? सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, जो नेचुरल साइंस नहीं है, लाइक जो लाइफ साइंस नहीं है, जो बायोकेमिस्ट्री नहीं है, जो नेचुरल साइंस नहीं है, तो वो उसको हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, जो इन नेचुरल साइंस में नहीं आता है। सोशल साइंस इज यूनिवर्सली यूज्ड एज अ फ्लैगशिप एम्ब्रेसिंग नंबर ऑफ फील्ड्स नॉट इन सेपर ऑफ द
नेचुरल साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का क्या लिंक है? अब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, दीज ऑल कम अंडर द बैनर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस के बैनर में आता है। तो एंथ्रोपोलॉजी अब हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का क्या लिंक है। पॉलिटिकल साइंस में हम जानेंगे पहले पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। लेकिन आज की पॉलिटिक्स क्या है, कहाँ पे यूरोपियन में कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ मोनार्की है, एनार्की, वो सारा सिस्टम हम कहाँ पे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है, कहाँ पे किंगशिप है अभी भी। तो यहाँ पे जो एंथ्रोपोलॉजी में है, एंथ्रोपोलॉजी में एक पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी इसका एक सब फील्ड है जिसमें भी हम पढ़ते हैं क्या, पॉलिटिक्स। बट पास्ट में कैसे थी, अब कैसी है, ठीक है। कब बैंड्स, पहले ये तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले ही आ गए डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गई, ये तो कहीं चीज़ों से होके इवॉल्व हो गई है ना। तो वैसे ही कि पहले बैंड्स थे, फिर ट्राइब्स बन गए, फिर चीफडम्स बन गए, फिर स्टेट्स बन गए, ये सारा कुछ इवोल्यूशन जो हो गया इन पॉलिटिकल सिस्टम्स का, ये हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिंक होता है एंथ्रोपोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। देन नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में भी हम इंसान के पास्ट में ही के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो पहले था, कैसे अब है, क्या डिफरेंसेस है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। एंड देन कम्स एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पहले जानेंगे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी में भी हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो है उसमें हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे ही नहीं था पहले, वे ऑफ एक्सचेंज मनी ही नहीं था, पहले बार्टर सिस्टम था। वो सारा कुछ कहाँ से ये सब इवॉल्व हो गया, कैसे लोग पहले ट्रेड करते थे, क्या वो ऐसे पैसे एक्सचेंज करते थे, या वो ये करते, यहाँ से चीज़ दे दिया उसके बदले में दूसरी चीज़ ले ली, जो बार्टर सिस्टम में हम बोलते हैं। जो मूवी है एक मोहनजोदाड़ो में, उसमें दिखाते हैं कैसे पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम चलता था। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। दैट मीन्स पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है, हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में, एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब फील्ड है सोशल साइंस का। तो यहाँ लिंक होता है सोशल साइंस विद एंथ्रोपोलॉजी। Okay, now we will go through anthropology and sociology. What is relation between sociology and anthropology? Sociology जो है वो भी कल्चर को स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में एक जो मेजर उसका सब फील्ड है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम कल्चर को स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी? सोशोलॉजी में मोस्टली हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं, बल्कि जो अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ के साथ साथ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को भी स्टडी करते हैं। पास्ट में कैसी सोसाइटीज़ थे उनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंडक्ट दियर रिसर्च इन अदर कल्चर्स एम्प्लॉयड द जो इनका टेक्निक जो होता है कैसे वो डेटा कलेक्शन करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। वाइल इन सोशियोलॉजी दे आर डूइंग विद दे आर डीलिंग विद क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। ये ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो क्वालिटेटिव डेटा पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट भी करते हैं, बट ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूज़ करते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव मोस्टली वर्कड इन कम्युनिटीज़ विच आर बोथ लेस। हाँ, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भी कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं, बट उन कम्युनिटीज़ को जो लेस फेमिलियर है, लेस टेक्नोलॉजिकली जो उतनी एडवांस नहीं है, जिनको हम बोलते हैं इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को ज़्यादातर पढ़ते हैं। बट सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस उनको ज़्यादातर उनको कंसिडर में लाती हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव मोस्टली वर्कड इन अनफेमिलियर। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ज़्यादा उन ट्राइब्स को पढ़ते हैं, उन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को पढ़ते हैं जो उतने अभी तक मतलब उभर के नहीं आए हुए हैं। बट सोशियोलॉजी में ज़्यादातर वो जो सोसाइटी में रहते हैं उन्हीं को स्टडी करते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी अदर कल्चर्स को ज़्यादा पढ़ते हैं और जो अनफेमिलियर है अभी तक। नाउ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस और एंथ्रोपोलॉजी में क्या लिंक है? फॉरेंसिक साइंस में पहले हम जानेंगे फॉरेंसिक साइंस क्या पढ़ते हैं फॉरेंसिक साइंस में। उसमें हम करते हैं डिटेक्ट क्रिमिनल्स को, कैसे? थ्रू द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्राइम साइट्स। तो क्राइम साइट्स पे जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो उसको फॉरेंसिक साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये
इसमें हाँ, यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस जो है वो एक एप्लीकेशन है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी एक सब फील्ड है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम क्राइम्स डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग द वेरियस बॉडीली रिमेन्स। जो डिफरेंट बॉडीली रिमेन्स है उनको उनके थ्रू हम क्राइम डिटेक्शन करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में भी हम क्राइम डिटेक्शन करते हैं, बट जो रिलेटेड टू ह्यूमन होगा, अगर किसी भी क्राइम में ह्यूमन के रिलेटेड आपको स्टेन्स मिलती है, आपको कुछ भी कुछ बोन मिलती है, कोई भी और ये मिलता है जो ह्यूमंस के रिलेटेड ह्यूमन रिमेन्स मिलेंगे, तो उनके स्टडी के लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम आता है। ठीक है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अनआइडेंटिफाइड ह्यूमन remains. A forensic anthropologist can determine if the person was a फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिटरमाइन कर सकता है कि जो क्राइम सीन पे, फॉरेंसिक साइंस वालों को जो क्राइम सीन पे अगर कुछ स्कल मिलता है, कुछ स्केलेटन के पार्ट्स मिलते हैं, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने में कि वेदर इट्स मेल और फीमेल। कैसे? पेल्विक से, जो पेल्विक से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेल्विक का जो स्ट्रक्चर होता है कि मेल का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है। तो वो आप जब आगे नए लेसन्स पढ़ोगे, नए लेक्चर्स आएंगे, उनमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा आपको। या स्कल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है मेल का फीमेल से। या फोरहेड कैसे होता है, किसी को प्रोमिनेंट होता है, किसी को वो स्लोपी होता है, तो वो सारा कुछ। या जॉ से भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये सारी चीज़ें आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ने को मिलेंगे डिटेल में। या मेल को जब हम देखें, ये जो आईब्रोज़ का जो ब्रिज होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, आई सॉकेट से पता चलता है, जा से पता चलता है। या वुमेन का तो ब्रॉडर पेल्विक होता है, उससे पता चलता है ये वुमेन है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर एबल टू अप्रोक्सीमेट द एज। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है कि ये मेल है या फीमेल है, डिफरेंट तरीके हैं आइडेंटिफिकेशन के जो ऊपर हमने बोला। दूसरा, एज भी डिटेक्ट करते हैं कि इंसान इस जो क्राइम सीन पे कोई इंसान मिला तो इसकी एज क्या है। एज कैसे? हम स्कल से पता चलता है, जॉइंट से, बोन से या टीथ से पता चलती है इनकी एज। तो ये यहाँ पे भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक जो साइंस वाले एक साथ काम करते हैं। लाइकवाइज, या चाइल्ड स्कल हैज़ मोर सेपरेशन। हाँ, चाइल्ड, या क्या ये चाइल्ड स्कल हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उनके बीच जो सेपरेशन होती है बोन प्लेट्स की वो ज़्यादा होती है। ठीक है, या स्कल अगर स्मूदर होगा तो दैट इंडिकेट दैट ये जो क्या है, ये इंसान बहुत ओल्ड पर्सन का, ये जो स्केलेटन है ये ओल्डर पर्सन का है। या फॉरेंसिक साइंटिस्ट यूज फार्मूला, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हैं टू नो द लेंथ ऑफ आर्म्स, बोन्स। जहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री जो है, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट ऑफ बोन्स, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक ये है तो एस्पेक्ट है, तो वो साथ में काम करते हैं यहाँ पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। Like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Please do subscribe it and share with your friends.